बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फ़िज़िक्स का P1 यूनिट का सेकंड लेक्चर है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था और साथ उसके एसआई सिस्टम के यूनिट्स को, बेस, ड्राइव और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया था और फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने बेस यूनिट्स ड्राइव करने का जो इन टर्म ऑफ ड्राइव यूनिट्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट ड्राइव करने का एक प्रोसेस देखा था जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकाले थे। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि कल जो आपने लेक्चर लिया, यानी आपने एक लेक्चर अटेंड कर लिया है, अब जस्ट आप उस लेक्चर को सुन लेंगे और सुन के आप बैठ जाएंगे और अगले लेक्चर का वेट करेंगे तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं होगी। आपने वो जो लेक्चर सुना है उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन जो हैं वो जो हमारी फिज़िक्स की असाइनमेंट मिलेंगी आपको, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, और फिर आपने जो फिज़िक्स की बुक है मेरी उसको सॉल्व करना है। उसमें से जो टॉपिक पढ़ लिए हैं हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनका सोल्यूशन भी आपको बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर आप साथ साथ काम नहीं ना करेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। नॉर्मली ये होता है कि आप एक यूनिट के 3 लेक्चर सुन लेते हैं और आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, फिर उसकी तैयारी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, जो जो आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसके साथ साथ तैयार करना है। ठीक है, और अपने जो ट्रिक्स हैं, अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करना है आपने। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर कहूँगा कि आपने क्वेश्चन वर्क को, काम को साथ साथ लेके चलना है। आज सिर्फ इंग्लिश ही नहीं करना है, जितने भी लेक्चर अटेंड करने हैं उन सबको आपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। चलें, जो हमने कल पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, आज मैं आपको जो MD कैट के पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट ईयर्स में, मैंने 7 ईयर्स भी लिख दिए हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और आप देखेंगे कि कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल कहा था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जनाब फिज़िक्स जो है वो मुश्किल नहीं है। देखिए, हमने कल जो लेक्चर किया है उसके बाद जो आज क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, पिछले कई सालों से जो पेपर में आए हुए हैं, MD कैट के UHS की तरफ से जो पेपर में आते हैं, वो क्वेश्चन करवाऊंगा और आप देखेंगे कितने आसान है वो क्वेश्चन। ठीक है, चलें चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं जी। हमारा P1 यूनिट का लेक्चर ये 2 है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है द क्वांटिटी। कल भी मैंने कहा था QTS मीन्स क्वांटिटी, शॉर्टली लिख रहा हूँ ज़रा मैं उसको, ताकि टाइम की, इसमें स्पेस की जो है वो बचत हो। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड। मेरा ख्याल है कि हमारा कल का लेक्चर इसी लाइन से शुरू हुआ था, अगर आपको याद पड़ता है। याद है कि नहीं याद है? हमारा कल का लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट हुआ था, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी जी? बोलिएगा ज़रा प्लीज़ जी। क्या? हाँ जी, यही डेफिनेशन थी उसकी। तो फिर क्या मैं इसको लिखूँ? ड्राइव क्वांटिटी लिखूँ, बेस लिखूँ, फिजिकल लिखूँ, सप्लीमेंट्री? भाई ये तीनों जो हैं ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। तो जनरलाइज फिर आंसर मेरा क्या होना चाहिए? फिजिकल क्वांटिटीज़ होना चाहिए, ना कि मैं उन सबको सेपरेटली लिखूँ। तो आंसर क्या आएगा मेरा? फिजिकल क्वांटिटीज़ आएगा। ठीक है जी, ये पहला देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और ये कब आया? ये आया 2017 में पेपर में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स इज ड्राइव क्वांटिटी, इट्स ड्राइव यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स एज। चलें, कल हमने एक टेबल किया था ड्राइव यूनिट का और मैंने आपसे क्या कहा था, वो टेबल आप लोगों ने क्या करना है? याद करना। और यकीनन अभी तक आप लोगों ने वो टेबल याद नहीं किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी फ़ौरन अपने ज़हन पास रखें, इस लेक्चर के फ़ौरन बाद पहले वो टेबल याद करना है, फिर आपने उठ के कोई और काम करना है। ठीक है, देखें जी क्या है, कल उसमें पहला ही आपके पास टेबल में पहला ही वर्ड क्या था? फोर्स था। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है? न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? आंसर आ गया किलोग्राम। अच्छा, इसमें अगर आप दूसरे देखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, अगर पर सेकंड स्क्वायर होता तो ये क्या होना था? जूल होना था। ठीक है, तो उस टेबल से डायरेक्ट आपको याद है ये यूनिट। ओके, द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ same physical quantities are measured by comparing them to जी। अब आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं। सपोज मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैस है, उसकी एक क्वांटिटी ये यानी 2 मार्कर है और एक क्वांटिटी ये, मैं इनको मेजर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? इनका कंपैरिजन कर लूँगा। भाई कंपैरिजन करने से मुझे पता चल जाएगा ये हाफ है, ये क्या है? डबल है। क्वांटिटी को क्वांटिटी के साथ क्या कर लूँगा? कंपेयर कर लूँगा किसी और क्वांटिटी के साथ। इसको टाइम के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकता, मैथ को टाइम लेंथ के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकता, वो अदर क्वांटिटीज़ हैं, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो सो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका?
जी पहला, अवेलेबल स्केल के साथ नहीं कंपेयर करते, स्केल कंपैरिजन करता है, स्केल के साथ नहीं कंपैरिजन होता। अदर फिजिकल क्वांटिटी उनसे हो ही नहीं सकता, मैथ को टाइम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ईच अदर, किससे करेंगे हम? ईच अदर। आप जितनी भी मेजरमेंट करते हैं, देखें मैथ्स की मेजरमेंट करते हैं तो किससे मेजर करते हैं उसे? उसको बैलेंस में किसी वेट के साथ, मैथ्स के साथ, केजी के साथ। तो केजी भी क्वांटिटी है, वो भी क्वांटिटी, तो क्वांटिटीज को क्या किया गया? आपस में कंपैरिजन। बैलेंस क्या करता है? स्केल क्या करता है? स्केल उनका कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। लें जी, 1 कूलम बताएं बेस यूनिट की टर्म में क्या होता है? जी बताइए जरा, ये 1 कूलम कहाँ पढ़ा है? कभी सुना है जिंदगी में कूलम क्या होता है? कूलम बंदे का नाम था एक, ठीक है। और कूलम जो है वो बता दें मुझे, बेस यूनिट है, ड्राइव यूनिट है किसी चीज का, चार्ज का यूनिट है, बेस है, ड्राइव है। शाबाश शाबाश, आवाज सोए नहीं प्लीज, उठें उठ के एक्टिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। हाँ, फिजिक्स एक्टिव होके पढ़ें, बड़ी आसान है, आप एक्टिव होके देख जी। कूलम क्या चीज थी? बंदे का नाम था, यूनिट का नाम था जी। एग्जैक्टली यूनिट किसका यूनिट था? करंट का, चार्ज का? जी चार्ज का यूनिट था। शाबाश। ड्राइव था, बेस था, सप्लीमेंट्री था? ओ यार नहीं, शाबाश। क्या क्या कर रहे हैं बेटा आप? क्या हो गया आपको? सप्लीमेंट्री नहीं था, क्या था जी? ड्राइव यूनिट था। शाबाश। तो अगर ड्राइव था तो बेस क्या थे इसके? टेबल में कौन सी क्वांटिटी थी? ये सेकंड लास्ट। उस टेबल में ड्राइव क्वांटिटी वाले जो ड्राइव यूनिट्स वाला टेबल था उसमें चार्ज कहाँ पे आ रहा था? इलेक्ट्रिक चार्ज सेकंड लास्ट पे आ रहा था। क्या किसके इक्वल आएगा जी? ये आएगा जी इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। अब देखें, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूल पर सेकंड किसके इक्वल आना था? पावर के। एम्पेयर पर सेकंड किसके इक्वल आना था? ये क्वांटिटी नहीं बनती। एम्पेयर मीटर भी नहीं है, ठीक है जी, एम्पेयर मीटर भी नहीं, ठीक है। चलें, तो हमारे पास ये टेबल में लिखा हुआ है, वो देखें अभी तक सारा कुछ टेबल में से आ रहा है। हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री? कल हमने रेडियन का कंपैरिजन डिग्री के साथ पढ़ा था। शाबाश। क्या मैंने कुछ बताया था किस तरह से इनको कंपेयर करते हैं, रेडियंस को डिग्री के साथ? जी रेडियंस का डिग्री के साथ कंपैरिजन क्या होता है? मैंने क्या लिखा था? 2 पाई इक्वल होता है किसके? 360 डिग्री के। ऐसे ही था जी, 360 के। तो यहां से आपने किसकी निकालनी है? हाउ मेनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये देखें 360 को इधर से मैंने उठाया तो इधर बाकी क्या बच गया? 1 डिग्री। उधर ले जाए तो क्या बनेगा? 2 पाई ओवर 360। तो क्या आंसर आया यहां से? पाई ओवर 180। 1 डिग्री में कितने रेडियन निकला? ये रेडियन बन गए। पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। कैसे? क्योंकि इसके साथ यहाँ क्या था? ये क्या चीज थी? ये रेडियन थे। और ये क्या चीज थी? ये डिग्री थी। ठीक है, तो कितने रेडियन निकले? पाई ओवर 180। तो जी देखें जरा कौन सी ऑप्शन है, मिलती जुलती ऑप्शन है। तो ये आएगा आपके पास पाई ओवर 180। शाबाश। नेम द क्वांटिटी विच बी मेजर्ड जी बाय यूजिंग बेस यूनिट। ये बेस यूनिट कहीं पढ़ा है आपने? देखा है जी ये बेस यूनिट? पहली बार तो नहीं देख रहे? लग तो बड़ा अजीब सा रहा है, ऊपर -3 ऐसे बैठा हुआ है जैसे शाम बन के बैठा हुआ है। फिजिक्स ऐसी है ना। देखें ये कहाँ देखा था? बड़ी पुरानी बात है, बहुत साल पहले देखा था। कल ही देखा है हमने। ये कहाँ? मैं दूर नहीं जाऊंगा बेटे, उसी टेबल में देखा था हमने, जो मैंने कल यहाँ इस जगह पे बनाया था। ठीक है, क्या है ये? देखें जरा किस नंबर पे था? मुझे तो नंबर भी याद है शायद। ये किस नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे था। किसका यूनिट था ये? पावर का। शाबाश। किसका था? पावर का यूनिट था। प्रेशर जो था वो चौथे नंबर पे था, और वर्क किस नंबर पे था? दूसरे पे। टाइम का तो यूनिट हो ही नहीं सकता ये। तो ऑप्शन में आपके पास किसका यूनिट आ गया? ये पावर का। टेबल याद कर लीजिएगा प्लीज। फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला दे दिया है उसने। ये आपने पढ़ा हुआ है। किस चैप्टर में पढ़ा हुआ है जी? चैप्टर 12 में पढ़ा हुआ है आपने। शाबाश, वेरी गुड। चैप्टर 12 में अगर आपने ये पढ़ा है तो चैप्टर 12 में अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो हम फिर इसका क्या करेंगे जनाब, कि इसमें से देखना है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या निकालने हैं? यूनिट्स निकालने हैं। शाबाश। क्या निकालने हैं? यूनिट्स निकालने हैं। कौन से यूनिट्स निकालने हैं? बेस यूनिट्स निकालने हैं। तो देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर आपको नहीं भी याद तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट आ जाएंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या है? कूलम। तो क्या बन गया? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्या बन गया ये? न्यूटन पर कूलम। तो इसके बेस यूनिट न्यूटन किसके इक्वल था? कल पढ़ा था हमने। क्या होता है जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कूलम किसके इक्वल था? अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, तो ये आपके पास आ गया।
अब इसको सॉल्व करें तो क्या बना, किलोग्राम मीटर, ये दोनों मिल गए, ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी दोनों, तो क्या बन जाएगा जी, देखिएगा ज़रा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। देखिएगा कौन सा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। इनको जब हम मिक्स करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब और क्या आएगा जी, पर एम्पेयर। ये आपकी ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आपके पास आ गया अल्फा। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, इनमें से किसका यूनिट नहीं है। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट, कहाँ पढ़ा था ये, कई जगहों पे फिजिक्स में आता है, ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में भी आता है ये। क्या होती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल होती है आउटपुट ओवर इनपुट, दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम, कैंसिल, तो आंसर क्या है, यूनिटलेस। शाबाश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल मैंने यूनिटलेस क्वांटिटीज लिखी थी, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वहाँ पे कोई यूनिट नहीं था। स्ट्रेन, दिस इज आल्सो यूनिटलेस। क्या फार्मूला होता है स्ट्रेन का, कहाँ पढ़ा था, पता है आपको, याद है, ये पढ़ा था हमने चैप्टर 17 में। इसका मतलब है ये तीनों क्वांटिटीज के हैं, यूनिटलेस हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। वैसे ऑल ऑफ दीज वाला फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने यहां बताया ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें अब कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ये पेपर का क्वेश्चन नहीं था, बाकी सारे आपके क्या थे, ओल्ड पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, ठीक है जी। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम जी। तो हम अब इन एमसीक्यूज के बाद अब हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रीफिक्सेस, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ये एक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान है जी। ये कहाँ से शुरू होता है, एटो है, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। बहुत सारी बुक्स में इससे ऊपर और इससे नीचे भी चल रहे हैं। आपने सिर्फ यही करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही शामिल है और इनसे इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझसे लिखवा लें, साइन करवा लेंगे, ठीक है जी। सिलेबस में से, सिलेबस में आपके सिलेबस एफएससी के और जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके सिलेबस में जो कॉमन है वो यही है, और हमने वो काम करना है, फिजिक्स में वो चीज़ें पढ़नी है जो एफएससी में, ए लेवल में और एफएससी में क्या है, कॉमन है। ओके, चलें जी। इनके सिंबल्स आ गए और आगे इनकी क्या आ गई हैं, पावर्स आ गई। इनमें से हम इनको मल्टीपल, सब मल्टीपल भी कहते हैं। मल्टीपल आपके कौन से हैं जी, मल्टीपल है हमारे पास कौन से, जिनकी पावर किस में आ रही है जी, प्लस में आ रही है, दीज आर मल्टीपल्स। ये आपके क्या हैं जी, मल्टीपल्स भी हैं, ठीक है। और ये ऊपर जो आपके पास टेबल में चीज़ आ रही है, ये क्या है जी, ये आपके पास क्या है, सब मल्टीपल्स हैं, ठीक है जी। ये यहाँ तक आपके पास क्या है जी, सब मल्टीपल्स हैं, दीज आर सब मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स हैं ये, ठीक है। ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं। अब इनमें से क्वेश्चन किस तरह का आता है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन बच्चों कैसा आता है, देखें मैंने 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस से क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपको पेपर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, यानी कि इनमें से मुख्तलिफ मल्टीपल्स की आपस में क्या दी जा सकती है, डिवीजन दी। सपोज मैं कहता हूँ नैनो डिवाइड बाय माइक्रो किसके इक्वल आएगा, मिली डिवाइड बाय सेंटी किसके इक्वल आएगा, ठीक है। इनकी क्या आ सकती है, डिवीजन। और नंबर 2 पे क्या आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या होगा। नंबर 3 पे इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम इनमें से क्वेश्चन करते हैं, देखें जी सबसे पहले क्या है। और नंबर 4 पे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है जी, वो जो कि नंबर 1 पे होनी चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो वो क्या चीज़ है जी जो आएगी यहाँ पे, वो आएगी कन्वर्जन। क्या आएगी जी, इसकी कन्वर्जन आएगी, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन आएगी कि कन्वर्जन कैसे होती है इनकी, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जनाब के पहले रूल के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा यहाँ पे जनाब, ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 9।
1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, ये किसके इक्वल आएगा जी? अब देखें दो डिवीजन आ गई है, ये मिलीमीटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर किसके इक्वल आएगा? तो बड़ा आसान है, आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी कोई आपको कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है, सबसे पहले आपने उस मल्टीपल प्रीफिक्स को पावर के साथ क्या करना है, रिप्लेस कर देना है जितने भी आ रहे हैं। मसलन देखें इसमें इसको कैसे करें, क्या करना है, सबसे पहला काम आपने कि जो आपके वहाँ पे प्रीफिक्स लगे हुए हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देना है आपने, उनकी पावर वैल्यू में। शाबाश जी, यहाँ क्या लगा हुआ है, किलो, तो किलो को मैं उसकी पावर वैल्यू में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, 10 पावर 3। शाबाश, और मीटर वैसे ही लगा रहा। अच्छा बच्चों नीचे मिली लगा हुआ है, मिली को उसकी पावर में कन्वर्ट करूँगा कितना बनेगा, -3, और साथ क्या लगा हुआ है, मीटर। अब देखिए मीटर मीटर से क्या हो गया, कैंसल। ये 10 पावर -3 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 10 पावर -3 ऑलरेडी है, एक पावर और ऊपर चलेगी, पावर नीचे से ऊपर जाए तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है जी, शाबाश। अब क्या आया आंसर, ये किसके इक्वल बन गया, 10⁻6 के इक्वल। देखें टेबल में 10⁻6 क्या चीज़ है जी, टेबल में 10⁻6 क्या चीज़ है, मेगा के इक्वल है। सो हम क्या लिखेंगे इसको जी, हम इसको क्या लिखेंगे, ये मेगा के इक्वल है। किलोमीटर डिवाइड बाय मिलीमीटर जो है ये किसके इक्वल है, ये 10⁻6 विच इज इक्वल टू मेगा, ये मेगा के इक्वल है। शाबाश, ठीक है जी, इसके इक्वल आ गया मेगा के। चलें एक और डिवीजन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या कर रहे हैं जी हम, कि 100 नैनोमीटर है डिवाइड बाय है जी 10 माइक्रोमीटर। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, प्रीफिक्स को किससे रिप्लेस करना है ऐसे क्वेश्चन में, पावर से जी। शाबाश, नैनोमीटर को पावर से प्लेस करें तो ऊपर क्या बन गया, 100 ये है, साथ क्या आएगा 10 पावर जी, ये 100 ये है तो इसके साथ 10 पावर क्या आएगा, शाबाश। देखें 100 को लिख सकता हूँ 10 पावर 2, नैनो की जगह क्या आएगा 10 पावर जी, नैनोमीटर है 10 पावर -9 मीटर। शाबाश, 10 माइक्रो की जगह बच्चे क्या लगाएंगे हम, 10 पावर -6 क्या आ गया, मीटर। मीटर मीटर से क्या हो गया, कैंसल। ज़रा पावर्स को अरेंज कर लें, ऊपर कितनी बनती है, ये दोनों पावर्स देखें तो क्या बनेंगी, 10 पावर -7, और नीचे बच्चे कितनी बनेंगी, 10 पावर -5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -7 ये है, ऊपर जाके +5 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बन गया, -7 इंटू 10⁻⁻5, ऊपर जाके क्या हो गया, +5। तो आंसर क्या निकला, 10 पावर -2 विच इज इक्वल टू सेंटी। ये सेंटी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, सेंटी के इक्वल। सो इट बिकम्स इक्वल टू 10 पावर -2 किसके इक्वल आ गया, सेंटी के इक्वल आ गया जी, ये सेंटी के इक्वल है। तो डिवीजन में आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे, आपने क्या काम करना है, डिवीजन में आपने जनाब सिंपली उस प्रीफिक्स की क्या पुट कर देनी है जी। मुझे आवाज़ नहीं आई, ज़रा ऊंची बोलिएगा, सो तो नहीं रहे आप लोग जी। क्या, उसकी पावर, यहाँ क्या किया आपने, किलो की पावर, यहाँ मिली की पावर, अगेन यहाँ किलो की पावर, यहाँ ये देखें सॉरी नैनो की पावर, और यहाँ माइक्रो की पावर। तो इस तरह से हम किसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। चले अब हम देखते हैं अगला स्टेप के प्रोडक्ट वाले कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी जी, तो इस तरह से हम 1 बाय 1 इन जो ये चारों किस्म के क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपने इसी रूल को लेके चलना है आगे जो मैंने डिवीजन में बताया है आपको जी जनाब। प्रोडक्ट, सपोज मेरे पास क्वेश्चन है जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया 11 जी। प्रोडक्ट क्या है जी, 10 नैनोमीटर है मल्टीप्लाई बाय 1 पिकोमीटर, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। बताएं कि ये किसके इक्वल आएगा। आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में बताएं ये किसके इक्वल आएगा। ये इसमें आप क्या करेंगे, अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, वही रूल
कि क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस को किससे रिप्लेस करेंगे, उसकी पावर से। जी यहाँ देखें क्या करेंगे, 10 है और पावर इसकी कितनी आ जाएगी, नैनोमीटर है तो कितनी आ जाएगी, -9 मीटर इंटू 10⁻⁻12 होता है पीको टेबल में देखें। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लें। ये कितने बनते हैं जी, 10 ये है, ये तो ये -8 नहीं रह जाएगा क्योंकि ये +1 है इसकी पावर। पावर्स को सॉल्व कर लें आप, ये कितना रह जाएगा 10 पावर -8 और वो कितना है 10 पावर -12। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा अब इनको ज़रा देखें तो ये कितना बनता है, 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल आ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं जी इसको। जी 1 नैनोमीटर इंटू 1 नैनोमीटर, ये आपने बताना है किसके इक्वल आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिएगा जी। क्या करेंगे, पावर से रिप्लेस, शाबाश। ये हो गया 10 पावर -9 मीटर और ये भी कितना हो गया 10 पावर -9 मीटर। क्या आंसर आ गया जी, 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एम आई राइट इज एज, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 पावर -9 का स्क्वायर और ऊपर चूंकि मीटर भी है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, यानी ये क्या निकल आएगा, इसको अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा नैनोमीटर स्क्वायर। क्या ये ठीक है, बताएं ज़रा, क्या ये ठीक है। हमारी बुक में कुछ रूल दिए हुए हैं प्रीफिक्सेस को लिखने के, उसमें ये रूल एक लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो बेस यूनिट आ रहा है इसके साथ अगर उसका स्क्वायर है तो इट मीन्स कि ये आपके साथ पास जो प्रीफिक्स है उसका भी क्या आएगा, उसका भी क्या निकलेगा, ये स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस, देखें नैनोमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास, तो मैंने इसको बना दिया कि ये 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है नैनोमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं क्या रिवर्स ये वही चीज़ बनाता है। पुट करते हैं इसकी वैल्यू जी, 10⁻⁻9 इसकी वैल्यू है और ये मीटर स्क्वायर है और इसका क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बनती है वैल्यू, जी ये ठीक है। देखें मैंने इसको क्या लिख दिया है, 10⁻⁻9 मीटर स्क्वायर को मैंने इस तरह लिख लिया और ये क्या चीज़ बन गई, नैनोमीटर का स्क्वायर, यानी 1 नैनोमीटर का स्क्वायर आ गया ये। अच्छा अब हमने देखना ये था कि क्या ये 1 नैनोमीटर का स्क्वायर जो है, ये नैनोमीटर स्क्वायर है तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, या 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चले आगे हम बात करते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमने करना है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आपका यूनिट प्रोडक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास यूनिट अगर सिमिलर है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अच्छा अब आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं हम करते हैं 1 पिकोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर। पिको आ गया 10⁻⁻12, माइक्रो आ गया 10⁻⁻6, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, मीटर। क्या बन गया 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब इसको हमने लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे जी, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻9 मीटर का क्या हो गया, ये स्क्वायर। अच्छा 10⁻⁻9 में ये किसके इक्वल है, नैनो, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, नैनोमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, पिको इंटू
माइक्रो किसके इक्वल हो गया, नैनोमीटर के स्क्वायर के इक्वल हो गया। ओके, अब देखें यहाँ पे चूंकि सेम क्वांटिटी थी तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर भी इसका मिल जाता है। कैसे, चूंकि ये भी सेम है ये भी सेम है तो पावर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं है तो इसलिए मैंने उन्हें क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ओके, चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं जी किसकी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स की, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो किस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि मल्टीपल्स में प्रीफिक्सेस में आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह से आते हैं। और ये पेपर में एक बार आया हुआ, अब ये 2014 में या 15 में ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट कौन सा है और डिसेंडिंग ऑर्डर के हवाले से। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ascending order is correct। इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर जो है वो करेक्ट है जी, बताना है आपने। अल्फा ऑप्शन है नैनो, पिको, गीगा, माइक्रो। बीटा ऑप्शन है माइक्रो, मिली, गीगा, मेगा। चार्ली ऑप्शन है जी किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेल्टा ऑप्शन है जी आपके पास मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। जी शाबाश। असेंडिंग का मतलब है राइज कर रही है वैल्यू, डिसेंडिंग का मतलब है फॉल कर रही है वैल्यू। क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर यानी वैल्यू राइज करे। असेंडिंग ऑर्डर इस टेबल में देखें तो किधर जा रहा है आपका, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, वैल्यू राइज कर रही है। ठीक है, और ये क्या है जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, वैल्यू क्या कर रही है, फॉल कर रही है। शाबाश। देखें ज़रा, नैनो, पिको क्या किया, फॉल, गीगा फिर राइज, ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, सो ये ऑप्शन जो है ये नहीं है। ठीक है, माइक्रो, मिली, गीगा, मेगा। अगर मेगा पहले आ जाता, ज़रा देखिए, माइक्रो, मिली, गीगा, मेगा उससे पहले, अगर मेगा पहले आता गीगा तो ये ऑर्डर क्या था, ठीक था। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर डिसेंडिंग पूछता तो कौन सा ठीक था, डेल्टा। ओके, चलें जी, ये आपकी चौथी किस्म का क्वेश्चन था जो प्रीफिक्सेस में से किया जा सकता था। पांचवी किस्म का क्वेश्चन देखें जो हमने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्जन है, कि कन्वर्जन हम कैसे करेंगे जी। कन्वर्जन, सपोज आप कहते हैं जी मेरे पास है 10 माइक्रोमीटर, आपने बताने हैं इसमें कितने नैनोमीटर है, यानी कन्वर्ट करना है 10 माइक्रो को किस में, नैनो में जी। मुझे बताइएगा शाबाश, 10 नैनो जो है, जो माइक्रो है वो बड़ा है या नैनो बड़ा है? टेबल आपके सामने है, वहाँ से देख के बता देंगे। माइक्रो ये है, नैनो क्या है, ये नैनो छोटा है और माइक्रो क्या है, बड़ा है। खैर बहरहाल जब कन्वर्जन करनी है आपने क्या करना है, कन्वर्जन। एक उर्दू में फार्मूला लिख देता हूँ मैं इसका, कि क्या करेंगे आप कन्वर्जन में, जिसको, बल्कि इसको मैं जी, जिसको जिसमें, जी जिसको जिसमें, यानी जिसको कन्वर्ट करना है वो ऊपर और जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे। बड़ा आसान फार्मूला है। किसको कन्वर्ट करना है जी, इसको, ये ऊपर,
किस में कन्वर्ट करना है, इसमें, तो ये नीचे। ठीक है, अब सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं बस पावर्स में। क्या आ गया 10 पावर, और इधर क्या आ गया 10 पावर। ओके, ये कैंसल, ये वैल्यू ऊपर लगा दें, क्या हो जाएगी जी, कितनी बन जाएगी 10 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर +9 जी। सॉल्व करें इसे, क्या बनेगा 10 है और 6 है, क्या आंसर आया 10 पावर 4। जनाब ये आपका आंसर आ गया 10 पावर 4। ठीक है जी, कितना आसान है। विच इज़ टू बी कन्वर्ट, ये वो है जिसको आपने कन्वर्ट करना है, और ये वो है जिसमें आपने, जिसको जिसमें। ठीक है, कितना आसान फार्मूला है। और कोई एक क्वेश्चन करते हैं जी इसका, कि आपने एक मिलीमीटर जो है ये बताना है जी 1000 मिलीमीटर है, ये हाउ मैनी किलोमीटर, जिसको, कौन सा है ये 1000 मिलीमीटर, जिसमें क्या है किलोमीटर। शाबाश, आप तो बड़ी अच्छी तरह सीख गए हैं भाई। ये सारा 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3, और मीटर मीटर से कैंसिल, मिली की पावर कितनी आएगी जी 10 पावर -3, और किलो किसके इक्वल आएगा 10 पावर 3 के जी। इसको भी ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास 10 पावर 3, 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3, ये +3 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया जी 10 पावर -3 आंसर आ गया आपका, इतने किलोमीटर के। तो कितनी आसान है कन्वर्जन, देखें, जिसको जिसमें, आपने जिसको कन्वर्ट करना है जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, इसको कन्वर्ट करना है ऊपर, जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे। और उसके बाद वही रूल हर जगह पे जो हमने अप्लाई किया, कि आपने प्रीफिक्सेस की क्या पुट कर देनी है, पावर्स पुट कर देनी है। क्या कर देनी है जी, प्रीफिक्सेस की आपने पावर्स पुट कर देनी है। चलो बच्चों, इसको ज़रा हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्सेस हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे हमने, प्रीफिक्सेस, ये टेबल दिया हुआ जो आपने याद करना है। इसमें मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि इसमें से क्वेश्चन किस किस तरह का पूछा जा सकता है। जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो इस तरह के पूछे जा सकते हैं, और हर एक के मैंने 2-2 क्वेश्चन क्या कर दिए सॉल्व। आपको बेशुमार क्वेश्चन मिल जाएंगे आप हमारी बुक में, मेरी बुक में, वहाँ से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को सुनने के बाद सोना नहीं है, आपने क्या करना है, बुक से रिवीजन करनी है, फिर आपने फिजिक्स का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, फिर क्या करना है, आपने फिजिक्स का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ओके, चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर सिलेबस है उसमें थोड़ा मुश्किल भी लगता है ये, कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये एरर क्या चीज़ होती है। आपने बड़ी सी, एरर का मतलब गलती होता है। ठीक है, तो यहाँ एरर का मतलब हम क्या लेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सपोज आपके पास किसी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू जो है जी, जो लेंथ है सपोज मेजर्ड आ रही है वो 10 मीटर, जबकि लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है जी 11 मीटर। तो एरर देखें क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया जी 1 मीटर। ठीक है, सो जो भी आप वैल्यू मेजर करते हैं उसमें, और जो एक्चुअल उसकी वैल्यू होती है उसमें जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एरर। अनसर्टेनिटी क्या है, कैरेक्टराइज द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यू इज असर्टेड टू लाई। ये आपको वो एक रेंज डिफाइन करती है वैल्यूज की जिसके अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यू लाई करती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक लेंथ है जो कि लाई करती है 10.02 से लेके 10.03 तक। ठीक है जी, अब अनसर्टेनिटी निकालें तो वो इन दोनों का क्या निकलेगा, डिफरेंस, और वो कितना आएगा, जो अनसर्टेनिटी आएगी जी वो कितनी आएगी, 0. क्या आएगी जी 0.1 आएगी। ठीक है,
अच्छा, अब किसी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी आ जाए या एरर आ जाए, दोनों सूरतों में वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो एरर फ्री नहीं रहती। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी भी बेसिकली एरर ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन अनसर्टेनिटी के प्रोड्यूस होने का कॉज कुछ और होता है, एरर के प्रोड्यूस होने की रीजंस कुछ और होती हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, आपके पास रीजंस जो है ना वो डिफरेंट है। इन दोनों की आपके पास क्या है जी, रीजंस आर डिफरेंट बट बोथ प्रोड्यूस अनसर्टेनिटी। दोनों क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करती हैं, एरर प्रोड्यूस। मतलब हम इन दोनों को क्या कहते हैं, ये एरर भी आपके पास वैल्यू को अनसर्टन कर सकती है, अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेनिटी जो प्रोड्यूस होती है ये किस वजह से होती है, देखते हैं आप आगे रीजंस इनकी। एरर किस वजह से प्रोड्यूस होती है, इट मे अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस। क्या, इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसकी गलती, कोताही की वजह से, या वो ना तजर्बाकारी की वजह से, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एक तो इसकी रीज़न ये हो गई जी, एरर के प्रोड्यूस होने की वजह। दूसरा, द फॉल्टी अपरेटस। आपका अपरेटस फॉल्टी है, अपरेटस में कोई मिस्टेक है, उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, उसके ऊपर लगे हुए जो कैलिब्रेशंस हैं वो ठीक नहीं है, उसमें ज़ीरो एरर है। इस तरह के कोई मसाइल हो सकते हैं। इनएप्रोप्रिएट मेथड, कि आप जो मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी लेंथ मेजर करनी आपको आती ही नहीं है, वर्नियर कैलिपर से आप उससे लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें गलती के चांस हैं, एरर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉजेज़ हैं किसके, एरर की। अनसर्टेनिटी के कॉज क्या हैं जी, अनसर्टेनिटी इट मे अकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा था क्या, ये इनके कॉज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है दोनों में जी, प्लीज, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों के कॉज डिफरेंट है, प्रोड्यूस होने की रीजंस डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज क्या करती हैं, यानी अनसर्टेनिटी भी एरर भी क्या करती है, दोनों ही आपकी एक्चुअल रीडिंग को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है जी। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट, एलसी। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट है एलसी। जैसे आपके पास वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना है जी, वर्नियर का जिसको हम एलसी और वीसी वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं, कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का कितना है जी, ये स्क्रू गेज एलसी कितना है जी इसका 0.001 सेंटीमीटर। मीटर रॉड का कितना है जी, मीटर रॉड, शाबाश, बताएंगे जी, मीटर रॉड 0.1 सेंटीमीटर। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के मैंने लीस्ट काउंट लिख दिए हैं। ठीक है जी। अब एक इंस्ट्रूमेंट इससे कम मेजरमेंट कर ही नहीं सकता और आप उससे ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो अनसर्टेनिटी आपकी वो एक रेंज होती है। अब ये वैल्यू इस रेंज से इस रेंज के अंदर कहीं भी लाई कर सकती है, और ये कौन बताएगा, ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा। नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जो ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हैं, मसलन सपोज ये एक रॉड है, मैं इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ, इसकी लेंथ मुझे बताया गया था 10 सेंटीमीटर है, जब मेजर की तो वेरिएशन आ गई। क्यों आई, हो सकता है कि इसमें नेचुरली वेरिएशन आ जाए, कोई टेम्परेचर इफेक्ट आ जाए, कोई और रीजंस आ जाए जिसकी वजह से इसकी लेंथ क्या कर गई, वेरी, तो आपकी वैल्यू वेरिएशन आ गई है एक्चुअल से, तो ये भी अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों बेसिकली क्या करती हैं, एरर एंड अनसर्टेनिटीज, एरर एंड अनसर्टेनिटीज बोथ प्रोड्यूस दोनों एरर ही है। ठीक है, एक्चुअली मोस्टली आप पढ़ेंगे ये एरर ड्यू टू अनसर्टेनिटी या सिंपली एरर। तो मैंने कहा कॉज डिफरेंट है, एक्चुअली दोनों क्या करती हैं, दोनों डिफरेंस प्रोड्यूस कर देती हैं, किस में, एक्चुअल वैल्यू में और मेजर वैल्यू। ओके, चल टाइप्स ऑफ एरर। अब एरर की टाइप्स कितनी है, दो मेन टाइप्स हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं। एक है जी रैंडम, दूसरी है सिस्टमैटिक। ठीक है, रैंडम किस वजह से आती है, ये आती है ड्यू टू, ये जब आती है किसी भी मेजरमेंट में
तो क्या करती है ये अंडर सेम कंडीशन रिपीटेड मेजरमेंट में डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। इट अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन। आप एक लैब में एक इंस्ट्रूमेंट से सेम कंडीशन के अंदर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, बार बार वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, बार बार वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, कॉज का नहीं पता चल रहा, तो वो जो उस वक्त एरर होगी वो क्या होगी? रैंडम एरर। कॉज क्या है? ड्यू टू सम अननोन कॉज। ये क्या होती है जी? ड्यू टू सम अननोन कॉज। अच्छा, इसको रिमूव कैसे करते हैं? इट कैन नॉट बी रिमूव कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हम इसे। हाँ, इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग एवरेज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स। आप एक मेजरमेंट को, एक वैल्यू को एक से ज़्यादा बार मेजर करें, ठीक है, तो जो आप उसकी एवरेज लेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने एक मेजरमेंट को 3 बार मेजर किया है, 10.2 आई, 10.21 आई, 10.23 आई, तो मैं इनकी एवरेज ले लूँगा। और एवरेज का तरीका क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करें और उतने नंबर पे डिवाइड कर दें, ठीक है। एवरेज लेने से ये रिड्यूस हो जाती है, कम्प्लीटली ये मिनिमाइज नहीं हो सकती। सिस्टमैटिक एरर, ये क्या है जी? ये रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट इक्वली। ये तमाम मेजरमेंट्स को क्या करती हैं? इक्वली। मतलब आप एक इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर कर लें, ये मेजर कर लें, कोई भी और वैल्यू मेजर कर लें, वो इंस्ट्रूमेंट हर वैल्यू को थोड़ा डिफरेंट बताएगा, हर वैल्यू में क्या करेगा? एरर बताएगा। तो जब एक इंस्ट्रूमेंट हर किस्म की वैल्यू में एक जैसी एरर दिए जा रहा है ना, उस एरर को हम क्या नाम देते हैं? सिस्टमैटिक एरर का। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर क्या होती है? सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज सेम फॉर ऑल मेजरमेंट्स, फॉर ऑल मेजरमेंट्स जी। ये सारी मेजरमेंट्स के लिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? सेम। क्या इस केस में एरर की मैग्नीट्यूड सेम होती है? नो। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज डिफरेंट फॉर ऑल मेजरमेंट्स। सारी मेजरमेंट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट। ऐसा नहीं कि हर मेजरमेंट में आप देखेंगे तो एक जैसी एरर आएगी, नहीं, डिफरेंट आती है। बट सिस्टमैटिक में क्या होता है? सिस्टमैटिक में हर मेजरमेंट में क्या होता है? एक जैसी मेजरमेंट, एक जैसी क्या होती है? मैग्नीट्यूड की एरर आती है। कॉज, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर इनकरेक्ट मार्किंग, ज़ीरो एरर, ये इसकी क्या है? कॉज है। क्या आपके ऊपर इंस्ट्रूमेंट में क्या है जी? पुअर कैलिब्रेशन की गई है, ठीक है, उसके ऊपर निशानात ठीक नहीं लगे हुए, 1 सेंटीमीटर की बजाय 1.1 सेंटीमीटर के कैलिब्रेशन कर दी गई है। और इसकी एग्जांपल क्या है जी? आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी? ज़ीरो एरर। इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो एरर क्या होती है? सिस्टमैटिक एरर होती है। रिमूव कैसे करेंगे जी से? बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। ये मेरे पास स्टैंडर्ड है, ये फॉल्टी, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। जो ये वैल्यू कम ज़्यादा देगा इससे मेजर करूंगा, जितना डिफरेंस आएगा वो इसकी एरर होगी, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या कर दी जाएगी? रिमूव कर दी जाएगी। क्वेश्चन है, फॉर अ वेल कैलिब्रेटेड, एक वेल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है, अगर वेल कैलिब्रेटेड है तो नो सिस्टमैटिक एरर, इसमें कोई सिस्टमैटिक एरर नहीं होगी। एंड स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब है नो सिस्टमैटिक एरर। वन कैन नॉट अकर, विच वन कैन नॉट अकर? पर्सनल एरर, भाई पर्सनल एरर का इंस्ट्रूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पर्सन की होती है जो मेजर कर रहा होता है। सो ये एग्जिस्ट कर सकती है, इसका इंस्ट्रूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। रैंडम एरर, इसका भी इंस्ट्रूमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी एग्जिस्ट कर सकती है। सिस्टमैटिक एरर, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसके साथ, और इसको हमने क्या बना दिया है? वेल कैलिब्रेटेड। इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, नन नहीं जी। पर्सनल का ताल्लुक पर्सन से है, रैंडम का ताल्लुक कॉज का नहीं पता,
सिस्टमैटिक का तलक आपका किससे, इंस्ट्रूमेंट से है। और अगर इंस्ट्रूमेंट वेल कैलिब्रेटेड है, स्टैंडर्ड है, तो फिर उसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं आएगी। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास, प्रिसीजन है। प्रिसीजन को आम अल्फाज में समझते हैं क्या है, हमारी बुक में बड़ा कंफ्यूज सा लिखा हुआ है। रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स। अगर आपने एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स की हैं और उनकी वैल्यूज़ अगर क्लोज आ रही हैं तो समझें वो क्या है, प्रिसाइज। एक्यूरेसी रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। मैं इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल बनाता हूँ और उससे आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं उससे क्लियर करने जा रहा हूँ जी। कि लेट्स सपोज आप जानते हैं जी कि जी जो है इसकी वैल्यू होती है 9.8, हम लाभली लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपने इसकी कुछ मेजरमेंट्स की हैं जी की किसी फ्री फॉल मेथड से, तो एक आपने इसकी जो वैल्यू मेजर की है वो आई है 9.8, एक आई है इसकी 9.1, एक आई है इसकी जनाब 8.8। फिर आपने एक और मेजरमेंट की जिसमें जी की एक वैल्यू आई है 9.8, एक आई है जी 9.81 और एक आई है जी 9.82, ठीक है जी। मैं आपसे पूछता हूँ जी कि इसमें बताएं ये वाली जो है ये प्रिसाइज है या ये प्रिसाइज है। वो मेजरमेंट जो आपस में क्लोज हो, क्या हो, आपस में क्लोज, वो क्या होती है, प्रिसाइज। वो वैल्यूज़ करेक्ट हैं या नहीं है इससे कोई गर्ज नहीं है, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, एक्चुअल भी हो सकती हैं, एक्चुअल से दूर भी। तो आपस में क्लोज कौन सी हैं, ये वाली। तो ये फिर आपके पास क्या है जी, ये वैल्यू आपके पास क्या है जी, ये आपके पास प्रिसाइज है, बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। क्या है ये, क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है, इनमें डिफरेंस है, ये 9.8 है, ये 9.1 है, ये 8.8 है, तो इनमें फ़र्क है। तो ये इनके मुकाबले में प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, ये इनके मुकाबले में प्रिसाइज नहीं है। चलें एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। क्या जी, देखें ज़रा, अगर मैं कहता हूँ कि यही वैल्यू इसकी बजाय मैं ये वैल्यू लिखता हूँ 10.23, 10.24, 10.22, ये भी करीब है आपस में और ये भी क्या है, करीब है, ओके। ये भी प्रिसाइज है और ये भी क्या है, प्रिसाइज है, बोथ आर प्रिसाइज। ये भी अब क्या है आपके पास वैल्यू प्रिसाइज है, ओके। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे करता हूं, एक्यूरेट कौन सा सेट है इसमें से, क्या लिखा हुआ है एक्यूरेट में, रेफर टू क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। अब जी की ट्रू वैल्यू कितनी है, 9.8, ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक मेजरमेंट सेट ये है, एक ये आपस में क्लोज है, ये भी प्रिसाइज है, ये भी आपस में क्लोज है, ये भी प्रिसाइज है। अब एक्यूरेट कौन सी, एक्यूरेट वो है जो किसके करीब है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है, 9.8, ठीक है। 9.8 के ये क्या है, ये वाली करीब है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये प्रिसाइज भी है एज वेल एज एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ये आपस में भी करीब है और ये एक्चुअल के भी क्या है, करीब है, ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी। ये प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। क्या है जी, ये आपके पास प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल के करीब नहीं है, ठीक है जी। ये चूंकि एक्चुअल के करीब भी हैं और आपस में भी करीब हैं, प्रिसाइज भी हैं और क्या है, एक्यूरेट भी है। समझ लगी एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन। आप भी देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंस का समझ लग गई इनकी। एक्यूरेट मीन टू क्लोज टू एक्चुअल रिजल्ट,
और प्रिसाइज मीन क्लोज टू ईच अदर। ओके, चले जी, नेक्स्ट देखते हैं अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटी हाफ ऑफ प्लस माइनस हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आपसे कहा जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी बताएं क्या होती है, तो क्या बताएंगे हम? हाफ प्लस माइनस हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको हम प्रिसीजन भी कहते हैं, यानी प्रिसीजन जो है वो इससे मेजर की जाती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं इसे। चूंकि मैं पीछे जिक्र कर चुका हूं कि एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है, बस इनके कॉजेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये जब प्रोड्यूस होती है तो ये इक्वल होती है प्लस माइनस लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। ठीक है जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस लीस्ट काउंट, प्रिसीजन भी। अच्छा, अब लीस्ट काउंट बढ़े तो प्रिसीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देख लें जरा जी। लीस्ट काउंट बढ़ रहा है तो प्रिसीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रिसीजन जो होती है किसी मेजरमेंट की, वो इन्वर्स होती है किसके? लीस्ट काउंट के। ठीक है, इसका मतलब है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इंक्रीज कर रहा है तो उसकी प्रिसीजन क्या कर रही है? वो डिक्रीज कर रही है। ओके जी। अच्छा, अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट की, ये इक्वल होती है किसके? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये इसके इक्वल होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है जी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी मजे की बात देखें, जो एक्यूरेसी है ये कहां से डिटरमिन होती है? अभी हमने कहा प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिपेंड करती है किस पे? ऑन लीस्ट काउंट। और प्रिसीजन जो है जी वो किसके इनवर्स बन जाती है? लीस्ट काउंट के। ओके। और जो एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्यूरेसी डिपेंड करती है ऑन परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है। और ये एक्यूरेसी जो है ये इनवर्स होती है किसके? दोनों देखें इनवर्स हैं, ये बस याद रखें किसके है जी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एक्यूरेसी इनवर्स है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के और प्रिसीजन इनवर्स है लीस्ट काउंट के। अच्छा, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है तो मोर प्रिसाइज रीडिंग देगा। मसलन सपोज विच इंस्ट्रूमेंट गिव मोर प्रिसाइज रीडिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट give more precise reading? Number 1 meter rod, number 2 screw gauge, number 3 vernier, नंबर 4 जी। नंबर 4 पे आप क्या कर सकते हैं? नंबर 4 पे नन ऑफ दीज जी। अब देखें, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट गिव मोर प्रिसाइज रीडिंग? जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी? ज्यादा होगी।
किसका लीस्ट काउंट काम है जी, किसका काम है? मीटर रॉड का। मीटर रॉड का कितना लिखा हुआ है? 0.1। स्क्रू गेज का कितना लिखा हुआ है? 0.01। इसका कितना लिखा हुआ है? 0.001 स्क्रू गेज। और वर्नियर का कितना है? 0.01। सबसे कम किसका है? स्क्रू गेज का। सो स्क्रू गेज विल गिव मोर प्रिसाइज रीडिंग। ठीक है जी, स्क्रू गेज क्या करेगी? आपको सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगी। ओके, चलें इसको ज़रा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इतने पोर्शन को। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। एरर्स है आपके पास एक्चुअल रिजल्ट और जो आपका मैयर रिजल्ट है उसमें डिफरेंस। अनसर्टेनिटी ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ है। कौन डिफाइन करता है अनसर्टेनिटी कितनी आनी है? इंस्ट्रूमेंट। और एरर के बारे में कौन डिफाइन करता है? इंस्ट्रूमेंट भी कर देता है और बंदा भी कर देता है। ठीक है, बहरहाल दोनों किसी भी वैल्यू में क्या करती हैं? एरर प्रोड्यूस करती हैं। रीज़न दोनों की दे दी आपको। टाइप्स ऑफ एरर हमारी बुक में जितनी मर्जी और बुक्स में पता नहीं क्या क्या लिखी हुई हैं, आप छोड़ दें। हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखी हैं, जो हमारी टेक्स्ट में लिखी हैं वही ए लेवल से ली जाएंगी। पेपर में वो चीज़ आनी है जो हमारी और ए लेवल्स की बुक में क्या है? कॉमन है। अगर अनसर्टेनिटी का आर्टिकल है जितना हमारी बुक में है उसमें जो चीज़ें हैं उतनी चीज़ें ए लेवल में हैं तो वो आएगा। अगर हमारी बुक में है, उनकी बुक में है, वो भी पेपर में नहीं आएगा। उनकी बुक में है, हमारी बुक में यानी एफएससी की बुक में नहीं है। हमारी से मुराद एफएससी ज़्यादातर जो लोग पढ़ते हैं। ए लेवल में है, एफएससी में नहीं है, पेपर में नहीं आ सकती। एफएससी में है, ए लेवल में नहीं है, पेपर में नहीं आ सकती। ओके, चलें फिर हमने क्या किया? इनकी रीजंस देखी, रिमूवल इसका देखा, क्वेश्चन था। प्रिसीजन को डिफाइन किया, क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वैल्यूज। एक्यूरेसी, क्लोजनेस ऑफ वैल्यू टू एक्चुअल रिजल्ट। फिर मैंने एग्जांपल दी कि ये किस तरह से कौन सी प्रिसाइज है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू आपकी प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो। जैसा कि यहाँ देखें, ये प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। ये प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि ये एक्चुअल के करीब नहीं है। ओके, अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन भी कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, ये किसके इक्वल होती है? लीस्ट काउंट की। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं जी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आर एरर, ये किसके इक्वल आएगा? लीस्ट काउंट ओवर मैयर्ड वैल्यू। जो वैल्यू आपने मैयर की है, लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसको डिवाइड कर दें। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एरर, किसके इक्वल आएगी? लीस्ट काउंट ओवर मैयर्ड वैल्यू इनटू 100। ठीक है जी। अच्छा, मैं इनको ज़रा प्रॉपर फार्मूलाज की शक्ल में लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, जो कि हमने अगले आर्टिकल में, अगले लेक्चर में हमने यूज़ भी करने हैं। ठीक है, आप वो फार्मूलाज देखें क्या है, किस तरह से उनको हम लेके चलेंगे जी। सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। ये इक्वल है किसके? लीस्ट काउंट के। फिर जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये किसके इक्वल है? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मैयर्ड वैल्यू। MV लिख रहा हूं मैं मैयर्ड वैल्यू को। ठीक है जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये किसके इक्वल आई जी? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मैयर्ड वैल्यू इनटू 100। क्वेश्चन छोटा सा, हाउ कैन वी फाइंड मैयर्ड वैल्यू फ्रॉम परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखिए यहां से मैयर्ड वैल्यू निकालनी है तो मैयर्ड वैल्यू का फार्मूला क्या आएगा? लीस्ट काउंट डिवाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनटू 100। और अगर फ्रैक्शनल से निकालना है इसे तो वो कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड लीस्ट काउंट फ्रॉम फ्रैक्शनल एरर।
बड़ा आसान है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शनल लीस्ट काउंट निकालना है, मेजर्ड वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फार्मूलाज बच्चों आपने याद करने हैं, कल के अगले लेक्चर में ये फार्मूलाज यूज होने हैं आपके। क्या आएगा जी, लीस्ट काउंट इक्वल किसके आएगा, मेजर्ड वैल्यू इनटू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको फार्मूलाज लिखवा दिए, इन फार्मूलाज को हम यूज करेंगे। देखें ये है जी फ्रैक्शनल का लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, और ये किसका है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। ठीक है जी। अगर परसेंटेज गिवन है तो आपने मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालनी है, और अगर अनसर्टेनिटी आपको गिवन है कौन सी, फ्रैक्शनल, तो आपने लीस्ट काउंट कैसे निकालना है। ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करता हूं कि मेरे पास है जी फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर मौजूद है, कितनी है, 2% है, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 2.2 सेंटीमीटर है। तो इंस्ट्रूमेंट का क्या फाइंड करें, लीस्ट काउंट फाइंड करें। ठीक है। तो फार्मूला देखें, जब ये तीनों चीज़ें आपके पास आएंगी तो फार्मूला कौन सा लगेगा, परसेंटेज, मेजर्ड वैल्यू, ये वाला। क्या निकालना क्या है हमने लीस्ट काउंट निकालना है इसमें से। ठीक है जी। तो बाकी ये दोनों चीज़ें उधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो कैसे निकलेगा लीस्ट काउंट, देखिएगा ज़रा जी। लीस्ट काउंट निकालेंगे हम, लीस्ट काउंट इक्वल आएगा किसके, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय 100। परसेंटेज कितनी दी हुई है, 2%, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 2.2 डिवाइड बाय 100। जी से सॉल्व कर दें। 4.4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.4 डिवाइड बाय 100। अच्छा, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.044। तो आपके पास क्या निकलेगा, ये 0.044 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकला है, ये लीस्ट काउंट निकला है आपका जी। ये आंसर देखें इसका क्या आएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.044। तो ये आपका क्या निकला है जी, लीस्ट काउंट निकला है। तो ये मैंने इसमें यहाँ आपको इस तरह करवाएं कि हमने अगले लेक्चर में ये फार्मूलाज बार अप्लाई करने हैं। ठीक है। और ऐसे आप ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, हो गया, क्लियर। तो आपको ये फार्मूलाज आज अभी आपने इस लेक्चर के बाद एक तो ये फार्मूलाज याद करने हैं, और एक आपने क्या करने हैं, वो प्रीफिक्सेस का टेबल उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ओके, हो गया, डन। चलें जी, ठीक है, ठीक है जी। तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्या करेंगे, असेसमेंट फाइंड करेंगे। टोटल असेसमेंट में क्या फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है।